सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की 1 अक्टूबर की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा जो 2026 है, जो जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। तो उससे संबंधित है साइकोलॉजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो अपने लेवल 1 है और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, देखो आज का पहला प्रश्न क्या है। अभिकथन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। कारण आर क्या है। संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। तो यहां पर कहने का मतलब दो कथन दे रखा है, कथन ए दे रखा है और कथन आर दे रखा है। ठीक है, तो ए और आर जो कथन है इनमें से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, क्या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है। ठीक है, या कथन एक की जो कारण आर है वो सही वह क्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखना है। तो एक बार वापस इसको ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर यह प्रश्न है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क का मतलब है वस्तु का प्रत्यक्ष सामने होना जरूरी है। तो मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। अब इसका कारण क्या है, संक्रियाएं क्या है। देखो, संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। बिल्कुल सही है, संक्रियाएं उन्हीं को कहा जाता है जो एक नियमों का समुच्चय होती है जो एक सूचना को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। तो कारण आर है वो सही है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो मूर्त तर्क होता है, मूर्त तर्क तभी संभव होता है जब बालक संक्रिया का क्या करता है, बोध करता है। मतलब अभिकथन ए वो राइट है और आर है इसकी सही पुष्टि करता है या सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, ए और आर है दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है आर सही है और ए गलत है। डी में ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है। जो कथन अधिगम से संबंधित सही कथन है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए, अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया। बी में है अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। सी में है परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। और डी में है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, वापस देखो क्या कह रहा है। अधिगम जो है, अधिगम के बारे में जो सत्य कथन है उसके बारे में देख रहे हैं। अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया, तो गलत है। अधिगम तो एक प्रक्रिया होती है, कोई उत्पाद नहीं होता है ना। अधिगम उत्पाद नहीं होता है। अधिगम क्या है, सीखने की प्रक्रिया कोई तो क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो उत्पाद कहाँ हुआ, अधिगम की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहती है। तो ये एक प्रक्रिया, उत्पाद नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी में है अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अधिगम का मतलब है ऐसे परिवर्तनों से है जो अभ्यास के द्वारा या फिर व्यक्ति अनुभव के फलस्वरूप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करता है, तो वो अधिगम है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और सी में परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। नहीं, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। आगे बात समझ में। और अगला है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। ठीक है, अस्थायी होता है ना, क्योंकि मान लिया कि नई चीज
व्यक्ति सीखता है तो उस चीज में और वो ऐड कर लेता है, तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान का क्या हो जाता है, और एडिशन हो जाता है, तो वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपने, देखो, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक स्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5P निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये निर्मितवादी है, ध्यान रखना। तो प्रश्न को ध्यान से देखो एक बार फिर से। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक जो शिक्षक है, एक शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता के लिए, मतलब सीखने वाला, या मान लिया कि अधिगमकर्ता कौन हो गया, शिक्षक के सामने बालक हो गया, तो बालक की मानसिक तत्परता के लिए, मतलब वो क्लास में बच्चा बैठा है तो वो मानसिक रूप से सीखने के लिए क्या हो, तत्पर हो, इसके लिए क्या करता है, इसके लिए अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित, अनुदेशन मतलब जिस चीज को वो पढ़ाएगा उस पर केंद्रित समस्यात्मक स्थिति का क्या करता है, नाटकीकरण कर रहा है, मतलब कुछ नाटक प्रस्तुत कर रहा है ताकि जो बालक है वो सीखने के लिए क्या हो जाए, मानसिक रूप से तत्पर हो जाए, है ना। तो नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5P निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है, तो कौन से चरण में है। तो पहली बात तो ये है कि जो 5E उपागम है वो दिया था आपके रोजर बाइबी ने। किसने दिया था, रोजर बाइबी ने दिया था ये सिद्धांत। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, वो देखो, ऑप्शन ए व्याख्या करना, ऑप्शन बी विस्तार करना, ऑप्शन सी संलग्न करना, ऑप्शन डी खोज करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, संलग्न करना। संलग्न करने में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, देखो, एक तो जैसे मान लिया कि संलग्न का मतलब जोड़ना, जैसे उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा या नाटक के द्वारा या खेल के द्वारा शिक्षक क्या करता है, जो अधिगम करता है, अर्थात जो बालक है उसको मानसिक रूप से तत्पर करता है जिस अनुदेशन कार्य को वो कर रहा है ना, या जो समस्यात्मक स्थिति है उसको समझाने के लिए। आगे बात समझ, तो ये संलग्न करने में शामिल हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपने, अगला देखो क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि अब जो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए व्यक्तित्व के और अलग अलग आधारों पर दिए गए, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, शील गुणों के सिद्धांत पर, है ना। तो अलग अलग आधारों पर व्यक्तित्व के बहुत सारे सिद्धांत या उपागम दिए गए। इनमें से कौन सा जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैव शारीरिक को अपन क्या बोल सकते हैं, शरीर रचना, क्या बोल सकते हैं, शरीर रचना सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए हिपोक्रेटस का, ऑप्शन बी गेलन का, ऑप्शन सी सेल्डन का, ऑप्शन डी में आल्पोर्ट का। तो देखो, सबसे पहले बात करें हिपोक्रेटस की, तो हिपोक्रेटस का जो वर्गीकरण है वो मानसिक स्वभाव से संबंधित है ना, अर्थात व्यक्ति को मानसिक स्वभाव के आधार पर हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, और उसी वर्गीकरण को आगे गेलन ने आगे बढ़ाया था। किसने, गेलन ने आगे बढ़ाया था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो गेलन और जो अपने हिपोक्रेटस है, ये दोनों तो किसी से संबंधित हो गए, मानसिक स्वभाव से संबंधित हो गए। आगे बात समझिए, किसे, मानसिक स्वभाव से संबंधित हो गए। और अगला आपके सेल्डन, ठीक है, तो सेल्डन ने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण किया था वो किया था शरीर रचना के आधार पर। किसके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, जिसको अपन जैव शारीरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैव शारीरिक बोलते हैं। और अगला आपके आल्पोर्ट, ठीक है, तो आल्पोर्ट है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके आल्पोर्ट हो जाएगा। आल्पोर्ट का जो संबंध है वो जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है, बाकी जो ये तीनों है इनका जैव शारीरिक उपागम से संबंधित ही है। आगे बात समझ में, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, आल्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन तीनों का जो संबंध है वो इसी से है ना, जैव शारीरिक उपागम से ही संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो क्या प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम
वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है, इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्बर्ट जो बांडुरा है, अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? पहले तो ये बताओ, उन्होंने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक संज्ञानात्मक का अधिगम का सिद्धांत दिया था। और अपने अध्ययनों से उन्होंने क्या पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में क्या बताता है अल्बर्ट बांडुरा कि कोई व्यक्ति देख कर सीखता है। जैसे मान लिया कि कोई बच्ची है और वो चाय बनाना सीखती है, तो वो देख कर सीखती है, तो उसका प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है, वो उसको स्मृति में भी रख सकती है ना। उस सीखे हुए अधिगम को वो स्मृति में रख सकती है, उसके प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब एक प्रकार का वो सुप्त अधिगम है। क्या है? एक प्रकार का सुप्त अधिगम है। भाई मान लिया कि आपने कोई चीज सीखी है, तो उसका प्रदर्शन करना कोई जरूरी थोड़ी है, जब आवश्यकता होगी तब आप उसका प्रदर्शन कर दोगे, तो वो एक प्रकार का सुप्त अधिगम भी होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में किया जाता है, या इसे किस रूप में संदर्भित करेंगे? ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम। नहीं, अंतर्दृष्टि अधिगम तो गेस्टोल्डवादी सिद्धांत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद है संज्ञानात्मक अधिगम। तो संज्ञानात्मक अधिगम बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ही दिया था। प्रयास व त्रुटि का तो थार्नडाइक का हो गया, वो इससे कोई लेना देना नहीं है। और अधिगम विभेदीकरण, इसका तो कोई लेना देना वैसे ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगम। यहाँ पे सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम आए तो भी यही आंसर रहेगा, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का ही सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। ऑप्शन ए पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, ऑप्शन बी उत्तर बचपन में किशोर अवस्था की बजाय, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था में पूर्व बचपन की बजाय, ऑप्शन डी है प्रौढ़ अवस्था में किशोर अवस्था की बजाय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोर अवस्था में पूर्व बचपन की बजाय है वो वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि की दर है वो अधिक होती है। मतलब पूर्व बचपन की अपेक्षा किशोर अवस्था में शारीरिक वृद्धि की दर है वो अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? मतलब है वॉटसन के अनुसार एक जो नवजात शिशु होता है जिसका जन्म अभी हुआ ही है, तो उसमें कौन से संवेग होते हैं? ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी कपट एवं प्रसन्नता, ऑप्शन सी है भय, क्रोध व स्नेह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो वॉटसन ने कहा कि नवजात शिशु में भय, क्रोध और स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम, स्नेह का मतलब प्रेम भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो स्नेह या प्रेम, तो भय, क्रोध और प्रेम, ये तीन संवेग नवजात शिशु में पाए जाते हैं। किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला क्या है? देखो अगला प्रश्न है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? मतलब एक डिजाइनर है और उस डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि है वो ज्यादा रहती है ना, अधिक प्रबलता से पाई जाती है। ऑप्शन ए है आपके अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि डिजाइनर है तो वो कल्पना करेगा, कल्पना करके पहले मन में कल्पना करके डिजाइन तय करेगा। तो अमूर्त चीज है ना, उसके सामने प्रकट थोड़ी के, वो तो डिजाइन करने के बाद में वो डिजाइन मूर्त रूप लेगी, है ना। तो उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो क्या है? अगला है चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इनमें से कौन सी स्थिति देती है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये तो इजी प्रश्न है, तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान। भाई वो तर्क वितर्क करेगा तो क्या कर रहा है? वो चिंतन का प्रयोग कर रहा है ना। इसके अलावा वाद विवाद की प्रतिस्पर्धा चल रही है तो भी वो चिंतन करके जवाब दे रहा है। और समस्या समाधान की प्रक्रिया में तो चिंतन शामिल होता ही होता है वैसे, क्योंकि चिंतन के बगैर तो समस्या समाधान की प्रक्रिया कंप्लीट होगी ही नहीं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी वो चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का क्या देते हैं? अवसर देते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की। आज का अंतिम प्रश्न क्या है? वो है व्यक्ति के दृष्टिकोण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए रुचि,
ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो देखो व्यक्ति का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है अभिवृत्ति। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? अभिवृत्ति होता है। रुचि को या अभिरुचि को, ये तो एक ही बात है ना। मनोविज्ञान की भाषा में अभिरुचि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिरुचि कहते हैं। सामान्य भाषा में अपन रुचि बोल सकते हैं, है ना। जैसे वृद्धि, वृद्धि को मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। तो वृद्धि बोलो या अभिवृद्धि बोलो, रुचि बोलो या अभिरुचि बोलो, एक ही बात है ये तो। और अभिक्षमता का मतलब तो कैपेसिटी से होता है, ये क्षमता। आगे बात समझ में? तो इनका तो कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे दृष्टिकोण का मतलब हुआ आपकी अभिवृत्ति कैसी है ना। अपन कहते हैं ना कि दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये थे आज के टॉप है साइकोलॉजी के प्रश्न। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।